राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। रविवार को आ रहा है नेशनल टीवी चैनल पर पहाड़गंज टिम्बर प्लाई एल्यूमिनियम स्पेशल। आप अपनी समस्या बताएं हमारे रिपोर्टर को। क्या कहते हैं व्यापारी, क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। देखें रविवार रात्रि 9:30 बजे राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 8076685718 पर। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले झारखंड में भारतीय जनता पार्टी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ परिवर्तन यात्रा शुरू करने की तैयारी में है। गृह मंत्री अमित शाह ने 20 सितंबर को साहिबगंज के भोगनाडीह से परिवर्तन यात्रा का उद्घाटन किया था। कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कथित मुद्दा घोटाले के अभियोजन के लिए राज्यपाल की मंजूरी को चुनौती देने वाली सीएम सिद्धारमैया की याचिका खारिज कर दी। इसके बाद से राज्य की सियासत तेज हो गई है। मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में पंजाब मंत्रिमंडल ने भारतीय प्रशासनिक सेवा और पंजाब लोक सेवा आयोग के 124 अधिकारियों के तबादले की घोषणा की, जो राज्य के विभिन्न विभागों में तैनात हैं। भाजपा सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग कर रही है। हालांकि सिद्धारमैया को उनके कैबिनेट सहयोगियों से मजबूत समर्थन मिला है। मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने कहा कि इस्तीफे का कोई सवाल ही नहीं। एनआरआई कोटे के दायरे में वृद्धि के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ पंजाब सरकार की अपील खारिज करते हुए कहा कि यह धोखाधड़ी बंद होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने एक बार फिर से राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा। आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा के लिए चुनाव आयोग ने झारखंड का अपना 2 दिवसीय दौरा पूरा कर लिया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में और चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और डॉक्टर एस संधू की टीम ने झारखंड में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इंटरनेशनल गेस्ट हाउस के बोर्ड मीटिंग हॉल में किसानों और किसान संघ से बातचीत की। पुलवामा आतंकी हमले के एक आरोपी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है। उसकी उम्र 32 साल बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाबोधि एक्सप्रेस ट्रेन पर पथराव की घटना हुई। ट्रेन नई दिल्ली से बिहार के गया जा रही थी। करोलबाग जोन के भवन निर्माण विभाग में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। एमसीडी कमिश्नर आईएएस अश्विनी कुमार ने पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद करोलबाग जोन के चर्चित अधिकारियों ईई भवन कुमार महेंद्रू, एई नरेंद्र सिंह मीणा, ऑफिस इंचार्ज जितेंद्र कुमार सिंह और जेई अर्नब दत्ता को भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड कर विभागीय जांच शुरू कराई थी। इससे उम्मीद जागी थी कि करोलबाग जोन का भवन निर्माण विभाग अब भ्रष्टाचार मुक्त हो जाएगा। लेकिन डीसी करोलबाग जोन अभिषेक कुमार मिश्रा के नेतृत्व में स्थितियां सुधरने की बजाय और बिगड़ती जा रही हैं। कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण धड़ल्ले से जारी है, जिससे निगम को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। चर्चाएं हैं कि अगर जल्दी ही स्थिति नहीं सुधरी तो कमिश्नर अश्विनी कुमार डीसी को उनके गृह विभाग में वापस भेज सकते हैं। इसी बीच मोदी नगर विधानसभा क्षेत्र में 60 से अधिक अवैध कमर्शियल निर्माण की लिस्ट एलजी कार्यालय को भेजी गई थी, लेकिन डीसी करोलबाग जोन अभिषेक मिश्रा और ईई भवन जेबी मीणा ने इसे नजरअंदाज करते हुए लिस्ट को लंबा बताकर कार्रवाई से इनकार कर दिया। एलजी कार्यालय के हस्तक्षेप के बावजूद 2 महीने बीत चुके हैं और करोलबाग जोन के अधिकारी बिल्डरों के साथ मिलकर अवैध निर्माण को बढ़ावा दे रहे हैं।
रमेश नगर निगम के पार्षद पुनीत राय ने भी डीसी को अवैध निर्माण के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन अब वह इस मुद्दे पर मीडिया कवरेज नहीं चाहते। सवाल उठता है कि जो पार्षद पहले मीडिया के माध्यम से शिकायतें करवा रहे थे, अब उन्हीं खबरों से परेशानी क्यों हो रही है। वहीं कीर्ति नगर में बड़े बड़े इंडस्ट्रियल प्लॉट बिना लैंड यूज चेंज कराए छोटे छोटे टुकड़े में बांटकर अवैध निर्माण किए जा रहे हैं। इन सब के बावजूद मोती नगर निगम पार्षद अलका ढींगरा इस मुद्दे पर चुप्पी साधे हुए हैं, जबकि अन्य मुद्दों पर वे सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं। दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी से उम्मीदें लगाई थी कि वे निगम में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाएंगे, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या पार्टी अपने वादों पर खरी उतर रही है। अगर समय रहते भ्रष्ट निगम पार्षदों को नहीं रोका गया तो आगामी विधानसभा चुनाव में इसका खामियाजा आम आदमी पार्टी को भुगतना पड़ सकता है। क्षेत्र में चर्चा है कि रमेश नगर निगम क्षेत्र के निगम पार्षद पुनीत राय ने अपने निगम क्षेत्र में जारी अवैध कमर्शियल निर्माण के संदर्भ में डीसी को एक लिखित शिकायत भी दिया था और उस वक्त के जेई का तबादला हो जाने के बाद नई जेई के आने के साथ ही अब निगम पार्षद भी नहीं चाह रहे कि अवैध कमर्शियल निर्माणों के संदर्भ में मीडिया समाचार प्रकाशित करे। इस संदर्भ में उन्होंने दैनिक इंडिया दर्पण के संपादक ललित सुमन जी से कहा था कि केवल अवैध निर्माणों की खबर प्रकाशित न करें। सवाल यह उठता है कि पहले निगम पार्षद द्वारा मीडिया को फोन करके अवैध कमर्शियल निर्माणों के संदर्भ में समाचार प्रकाशित करवाया और उसकी प्रति लगाकर डीसी को शिकायत की। अब जब खबर छप रही है तो निगम पार्षद पुनीत राय को छपते अवैध निर्माणों की खबरों से क्या परेशानी होने लगी है, यह चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना होगा कि एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार और दिल्ली सरकार इस मुद्दे पर क्या कदम उठाती हैं। हमारे साथ बने रहिए और ताजा अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र के भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि जून में मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज हम इसी मानवता के छठे हिस्से की आवाज आप तक पहुंचाने आए हैं। पीएम ने कहा कि ग्लोबल फ्यूचर की बात करें तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। वहीं यह भी कहा कि सतत विकास को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनावों में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का अवसर दिया है और आज मैं इसी 1/6 ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने यहां आया हूं। फ्रेंड्स, जब हम ग्लोबल फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड, हेल्थ सिक्योरिटी यह भी सुनिश्चित करनी होगी। भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर हमने यह दिखाया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैन बी सक्सेसफुल। सक्सेस का हमारा यह अनुभव हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, सक्सेस ऑफ ह्यूमैनिटी लाइज इन आवर कलेक्टिव स्ट्रेंथ, नॉट इन द बैटलफील्ड। और वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में रिफॉर्म्स आवश्यक है। रिफॉर्म is the key to relevance। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर, मैरीटाइम, स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान भी बन रहे हैं।
इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा कि ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। फ्रेंड्स, टेक्नोलॉजी के सेफ और रिस्पॉन्सिबल यूज के लिए बैलेंस रेगुलेशन की आवश्यकता है। हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिसमें राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर शुड बी ए ब्रिज, नॉट अ बैरियर। ग्लोबल गुड के लिए भारत अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार है। फ्रेंड्स, भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। यही कमिटमेंट हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे इनिशिएटिव्स में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मनसा वाचा कर्मणा से काम करता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सांसद संजय सिंह ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस दौरान संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब और दिल्ली में फ्री बिजली देने का काम किया, जबकि भाजपा ने बिजली के दाम बढ़ाए। उन्होंने कहा कि 2024 मार्च के महीने में चुनाव आचार संहिता लगने से पहले 6,600 मेगावाट का बिजली की सप्लाई करने का मिक्स टेंडर महाराष्ट्र सरकार द्वारा जारी किया गया था। वही टेंडर अडानी ग्रुप को मिलने को लेकर संजय सिंह ने सीधे तौर पर निशाना साधा। पंजाब में हमारी सरकार 300 यूनिट बिजली फ्री देती है, दिल्ली में हमारी सरकार बिजली फ्री देती है। एक तरफ अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है जो बिजली फ्री देती है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है जो बिजली के नाम पर खुली लूट करती है। मार्च के महीने में 2024 के अंदर चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले बोले चुनाव होगा, जो परिणाम आएंगे तो बाद में देखा जाएगा, पहले लूट का इंतजाम करो। चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले मार्च के महीने में 6,600 मेगावाट का बिजली की सप्लाई करने का टेंडर जारी किया गया महाराष्ट्र की सरकार के द्वारा। कितने का? 6,600 मेगावाट। कोई मामूली बिजली नहीं, 6,600 मेगावाट का। और भारत के इतिहास में पहली बार हुआ, आप लोग भी इसको पढ़ के रिसर्च करके जानकारी ले लीजिएगा, जहां पर मिक्स टेंडर निकाला गया। बोले हमें कोयले की बिजली यानी कि थर्मल बिजली और सोलर की बिजली यानी कि सौर ऊर्जा की बिजली एक साथ चाहिए। आमतौर पे क्या निकलता है? सोलर बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है, थर्मल की बिजली के लिए ठेका अलग निकलता है। ये क्या कह रहे हैं? सोलर और थर्मल एक साथ चाहिए। कितना चाहिए? 6,600 मेगावाट। 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था? माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था देश में जो भी बिजली के ठेके निकलेंगे उसमें प्रतियोगिता बढ़ाइए जिसके कारण जनता को सस्ती बिजली मिल सके। किसने कहा? भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने। कब कहा? 2014 में। टेंडर निकल गया। जाहिर सी बात है, इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई
इस देश में कौन दे सकता है? आप लोगों के मन में तो नाम चलना शुरू हो गया होगा। इतनी बड़ी बिजली की सप्लाई महामानव के दोस्त के अलावा तो कोई दे नहीं सकता। 2-3 प्लेयर हैं इस देश में जो इसके लिए टेंडर करेंगे। टेंडर कर दिया गया, टेंडर कर दिया गया, टेंडर अप्लाई हो गया, टेंडर खुल गया। सितंबर के महीने में अभी जब टेंडर खुल गया, अडानी को मिल गया। पूरे देश में सोलर बिजली 2.5 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। कोयले की बिजली 2 रुपए, 2.5 रुपए, 3 रुपए यूनिट सरकारों को मिल रही है। लेकिन अडानी को 6,600 मेगावाट की बिजली 4 रुपए यूनिट की दर से मिली। तो मैं पूछना चाहता हूं, 25 साल के लिए महाराष्ट्र की जनता को लूटने की खुली छूट अडानी को कैसे मिल गई? देवेंद्र फडणवीस जी, इसका जवाब महाराष्ट्र की जनता को देना पड़ेगा आपको। और एक मोटे मोटे अनुमान के तहत 6,600 मेगावाट की बिजली सप्लाई 4 रुपए यूनिट के दर से अगले 25 साल तक चलती रहे तो करीब करीब महाराष्ट्र की जनता को 1 लाख करोड़ रुपए का चूना लगेगा। 1 लाख करोड़ रुपए की लूट महाराष्ट्र की जनता से की जाएगी। अभी समय है एक ब्रेक का। हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। पूरे भारत में साझेदारी के आधार पर 100 नए सैनिक स्कूल खोलने की सरकारी दृष्टिकोण के अनुरूप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राजस्थान के जयपुर में सैनिक स्कूल का औपचारिक उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जयसिंह जैसे शूरवीरों की भूमि है। ये वीर नायक युवा पीढ़ी के लिए सेना में शामिल होने के लिए प्रेरणा है। उन्होंने कहा कि यह नया सैनिक स्कूल उन्हें अपनी मातृभूमि की सेवा करने की सटीक दिशा प्रदान करेगा। रक्षा मंत्री ने बताया कि यह स्कूल राज्य के देशभक्त युवाओं के लिए वरदान साबित होगा, क्योंकि उन्हें सशस्त्र बलों में शामिल होने और देश की सेवा करने के लिए उचित मार्गदर्शन व आवश्यक बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। साथियों, राजस्थान का जहाँ तक प्रश्न है, राजस्थान ऐतिहासिक रूप से भारत के इतिहास का यह केंद्र रहा है। सिंधु सभ्यता से लेकर आधुनिक युग तक ऐसा कोई काल नहीं रहा है जिस काल में इस क्षेत्र में भारत के इतिहास में अपनी भूमिका न निभाई हो। यह धरती सिर्फ वीरता के लिए ही नहीं जानी जाती, बल्कि अनोखी संस्कृति के लिए भी यह धरती जानी जाती है। उनमें भी विशेषकर यदि मैं जयपुर की बात करूं तो यहाँ की इमारतें, यहाँ की संस्कृति और यहाँ के पर्यटन स्थल इतने लोकप्रिय हैं कि यदि भारत घूमने के लिए कोई भी प्रवासी आता है तो जयपुर आना वह बेहद पसंद करता है और जयपुर की वह यात्रा करता है। साथियों, राजस्थान के इस भूमि पर महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, महाराजा सूरजमल और सवाई जयसिंह जैसे शौर्य और पराक्रम के अनेक प्रतिनिधियों ने जन्म लिया है। ये वीर प्रसूता धरती है। अपनी मातृभूमि की रक्षा करना और उसकी रक्षा के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर देने का जो संकल्प है, वह संकल्प इस भूमि के कण कण में रचा बसा हुआ है।
मुझे पता है कि रोजाना सुबह सुबह यहाँ नौजवान उठकर दौड़ लगाते हैं ताकि वो सेना में जाने लायक फिट हो सकें और उन्हें राष्ट्र की सुरक्षा करने का एक सुनहला अवसर प्राप्त हो। देश प्रेम की ऐसी भावना से ओतप्रोत यहाँ के बच्चों के लिए तथा उन्हें भारत की सैन्य सेवाओं में जाने के लिए उचित मार्गदर्शन देने के लिए यह सैनिक स्कूल किसी वरदान से कम नहीं है। मैं पुनः इस भवानी शिक्षा निकेतन समिति द्वारा संचालित इस शिक्षण संस्था के प्रति हृदय से इस सम्मान की अभिव्यक्ति करता हूँ। इस सैनिक स्कूल की स्थापना अपने आप में कई कारणों से महत्वपूर्ण है। एक का जिक्र तो मैं आपसे कर ही चुका हूँ कि जिस प्रकार राजस्थान के युवाओं में देशभक्ति की प्रेरणा है, राष्ट्र की सेवा करने का उनके अंदर जज्बा है, उसको यह सैनिक स्कूल एक गाइडेंस प्रदान करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। साथियों, सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों को सिर्फ किताबी जानकारी ही नहीं देते, बल्कि सैनिक स्कूल्स विद्यार्थियों के अंदर वैल्यूज के प्रति कमिटमेंट, मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता, विद्यार्थियों के अंदर मूल्यों का समावेश यह कराने की भी कोशिश करते हैं। अनुशासन, देशभक्ति और साहस जैसे वैल्यूज, मूल्य सैनिक स्कूल अपने विद्यार्थियों में भरते हैं। इन मूल्यों के कारण विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का जो एक सर्वांगीण विकास, एक कम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट होता है, वह उन्हें देश में को आगे ले जाने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित करता है। मैं सभी छात्रों से कहना चाहूँगा, यह विद्यालय आपको वह मंच प्रदान करेगा जिसके माध्यम से आप स्वयं को निखारेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपने माता पिता का, अपने समाज का और इस विद्यालय का नाम भविष्य में अवश्य रोशन करेंगे। इसके लिए मैं अपनी तरफ से विशेष रूप से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं इस विद्यालय को संचालित करने वाले समूह से भी यह आग्रह करूंगा कि आप भी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि इस विद्यालय की गरिमा दिन ब दिन बढ़ती रहे। गरिमा पर किसी भी सूरत में इस विद्यालय के चोट न पहुंचने पाएं, इसके प्रति हमें सदैव सजग रहने की आवश्यकता है। साथियों, मैं आप सबको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के माध्यम से स्थापित इस नए सैनिक स्कूल की स्थापना पर हार्दिक बधाई देता हूं और इसके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं तथा ईश्वर से यह भी मैं प्रार्थना करता हूं कि यहाँ से निकले हुए विद्यार्थी आगे चलकर इस राष्ट्र की प्रगति का भार अपने कंधों के ऊपर वहन करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको धन्यवाद देते हुए कि आप सब ने मुझे इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया, इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः एक बार हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपना निवेदन मैं समाप्त करता हूं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नगर के सिविल कोर्ट के बगल स्थित विजय उद्यान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा का अनावरण किया। इस अवसर पर JIC ऑडिटोरियम में उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए सीएम योगी ने कई बड़े ऐलान किए। मुख्यमंत्री ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय द्वारा गरीबों और पिछड़ों के लिए किए गए योगदान बताए। उन्होंने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय के प्रणेता थे। आज जो भी दल गांव, गरीब, किसान और महिलाओं को अपने एजेंडे में लेकर चल रहा है, उसके जनक पंडित दीनदयाल उपाध्याय ही रहे हैं। अंत्योदय के प्रणेता, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी का उद्घोष करने वाले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पावन जयंती की पूर्व संध्या पर आज बाराबंकी के विजय उद्यान में उनकी एक भव्य और दिव्य प्रतिमा का स्थापना का कार्य संपन्न हुआ है। इस कार्य के लिए प्रदेश के संस्कृति विभाग के मंत्री श्री जयवीर सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देते हुए इस संपूर्ण कार्यक्रम के आयोजन के लिए श्री अंगद सिंह जी को और उनकी पूरी टीम को हृदय से मैं अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने आज मुझे इस आयोजन में भागीदार बनने का अवसर दिया और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के श्री चरणों में नमन करने और उन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करने का एक अवसर मुझे बाराबंकी जनपद के अंदर प्राप्त हो रहा है। मैं
चाहिए, इसके बारे में तत्कालीन सत्ता के सामने असमंजस की स्थिति रही होगी। लेकिन उस समय भारतीय राजनीति के एक नए सितारे का उदय हो रहा था, जिन्होंने देश की आजादी के तत्काल बाद पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में, फिर भारतीय जनसंघ के माध्यम से भारतीय राजनीति में प्रवेश करते हुए भारत की सामाजिक नीति, भारत की आर्थिक नीति, भारत के अंदर राजनीतिक व्यवस्था, इन सब के बारे में अपने जो विचार व्यक्त किए, उन विचारों की प्रासंगिकता आज न केवल भारत में बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के सामने आज उन सभी मुद्दों की, उन मूल्यों की प्रासंगिकता देखने को मिल रही है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा था कि आर्थिक उन्नति और प्रगति का मापक ऊंचे पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से नहीं, बल्कि समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति से की जानी चाहिए। और इसके लिए उन्होंने अंत्योदय की बात की। आज देश के अंदर चाहे वह भारतीय जनता पार्टी हो या कोई भी अन्य राजनीतिक दल, अगर उनके एजेंडे का हिस्सा गरीब आया है, गांव आया है, किसान आया है, महिलाएं एजेंडे का हिस्सा बनी है और बिना भेदभाव के शासन की योजना हर एक तबके तक पहुंचाना ये राजनीतिक पार्टियों के एजेंडे का हिस्सा आया है, तो स्वतंत्र भारत में इसके सबसे प्रखर प्रवक्ता के रूप में जिसे एक महापुरुष का नाम दिया जाता है, वह नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय का। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने उस समय जो बातें कही थी, उसकी प्रासंगिकता आज भी इस रूप में बनी हुई है। और आज जब पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की इस पावन जयंती की पूर्व संध्या पर हम सब एकत्र हुए हैं, बाराबंकी जनपद के विजय उद्यान में उनकी भव्य प्रतिमा का आज यहां पर लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। उन स्थितियों में मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है कि पंडित जी ने आज से 7 दशक पहले जो सपने देखे थे, उन सपनों को साकार करने के लिए आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की एनडीए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। समस्या पहाड़गंज की, विचार व्यापारियों का, कैसे होगा निदान? नेशनल टीवी पर देखें क्या कहते हैं प्रधान। मार्केट की समस्या जो है एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है, एनक्रोचमेंट है। नेशनल टीवी चैनल सर्वधर्म संगम पर रविवार 29 सितंबर रात्रि 9:30 बजे। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात ललित सुमन के साथ कार्यक्रम में आप भी बताएं अपने दिल की बात। अपने क्षेत्र की समस्या की जानकारी देने के लिए अभी कॉल करें 9910886465 और 8076685718 पर। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहें। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत।
राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम।